हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। यदि आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीएस का पेपर आता है, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। चाहे आप यूपी की किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी, आरओ एआरओ या अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेक्शन या ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने अगर पहले वीडियो देखा होगा तो उसी तरह से डिटेल के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। हो सकता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा होगा, बट आप अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्रम संवत, ये जो विक्रम संवत है ये किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों, विक्रम संवत को जो है 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि ये विक्रम संवत किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों, विक्रमादित्य द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, किसने शुरू किया? विक्रमादित्य ने। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये तो विक्रम संवत की बात हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ या शक संवत कब स्टार्ट हुआ या कब शुरू हुआ, तो दोस्तों शक संवत की हम बात करें तो 78 ईसा पूर्व में जो है शक संवत को स्टार्ट किया गया। और किसके द्वारा? ये दोस्तों जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? कनिष्क द्वारा। और ये कनिष्क कौन है? कनिष्क जो दोस्तों हैं ये कुषाण वंश के शासक हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, कुषाण वंश के एक शासक हैं। ठीक है, शासक। इसके अलावा कनिष्क जो हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 संगतियां होती। तो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति थी, फोर्थ संगति, ठीक, फोर्थ संगति। तो फोर्थ संगति के समय जो है शासक कौन थे? यही शासक थे, कनिष्क शासक थे। इसके अलावा अगर हम, ये आपकी क्या है, बौद्ध संगति है। ठीक, और ये जब हम संगति की हम बात करें तो इस समय जो है इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस संगति के अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। ठीक, और ये फोर्थ संगति हुई कहाँ थी? ये आपके कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ पर है? ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कुंडल वन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि फोर्थ संगति बौद्ध की कौन शासक था? कनिष्क। कहाँ हुई? कुंडल वन में अध्यक्ष वसुमित्र। दोस्तों फोर्थ संगति में ही जो है बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था। ठीक, बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था फोर्थ संगति में। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनमें जो है दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। इसके अलावा अगर पूछा जाए जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें लिपि कौन सी यूज हुई है? तो दोस्तों 3 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है अशोक के अभिलेखों में। इनमें से आपका है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। दूसरी दोस्तों है आपकी खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। और तीसरी जो है दोस्तों अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये 3 लिपि दे देंगे ऑप्शन में, और एक लिपि ऐसी देंगे जो अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेख में नहीं मिलती है? तो जो नया ऑप्शन होगा इनके अलावा वो आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किस लिपि में मिलते हैं? दोस्तों मैक्सिमम जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ठीक, मैक्सिमम जो अभिलेख हैं वो किस में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ये बात क्लियर हुई। दोस्तों अगर हम अशोक की अगर हम बात करें, अगर हम दोस्तों अशोक के देखें तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक जो है दोस्तों वो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। क्लियर? अशोक के अगर हम कार्यकाल की अगर हम बात करें ये किस समय तक जो है शासक रहे? तो दोस्तों 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है ये शासक रहे। ठीक है, हालांकि राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हो गया था। इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, दोस्तों अशोक को जो है देवान पियदसी भी कहा जाता है। देवान
प्रियदर्शी जो है इनको कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका मतलब होता है देवों का प्यारा। ठीक, तो अशोक को दोस्तों जो है देवों का प्यारा भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख को फर्स्ट टाइम किसने रीड किया? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने जो है सबसे पहले इनके अभिलेखों को पढ़ा और ये कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में जो है इनको अभिलेखों को इनके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है एक पेज को ऐड करना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अशोक के हम बारे में बात करें तो कलिंग का युद्ध जो है अशोक ने लड़ा। कलिंग पर जो है कलिंग का युद्ध, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग कहाँ पर है? कलिंग दोस्तों जो है ओडिशा में एक जगह है जहाँ पर अटैक जो है अशोक ने किया और उसको जो है अपने हथिया लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया, जीत गए थे। और इस अशोक के कलिंग के युद्ध के दौरान ही जो है अशोक ने क्या किया? युद्ध नीति त्याग दी। युद्ध नीति त्याग दी किसने? अशोक ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नरसंहार हुआ था ना, उस नरसंहार को देखकर अशोक ने जो है युद्ध नीति को त्याग दिया। ये बात समझ में आई। ठीक, अशोक जो है किस धर्म के अनुयायी थे? अशोक जो दोस्तों थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, उनको बौद्ध की दीक्षा जो है किसने दी? तो बौद्ध की दीक्षा इनको दी जो दोस्तों उपगुप्त ने दी। उपगुप्त कौन था? उपगुप्त जो था जो दोस्तों एक बौद्ध भिक्षु था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो दोस्तों उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए कि जब बौद्ध शासक बने तो शासक बनने के बाद वो कहीं भ्रमण नहीं किया या कहीं की यात्रा नहीं की। तो दोस्तों शासक बनने के बाद ये जो है अपने शासक बनने के 10वें वर्ष, ठीक, 10वें वर्ष में जो है इन्होंने सर्वप्रथम प्रथम बार जो है इन्होंने यात्रा की, कहाँ की? बोध गया की। ठीक, बोध गया की इन्होंने जो है यात्रा की। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? ये बात तो समझ में आई कि ये थोड़ा अशोक से रिलेटेड पॉइंट थे। अशोक आप जानते हैं कि मौर्य शासक था। ठीक, ये तो मौर्य शासक था। अगर हम बात करें मौर्य शासक के संस्थापक कौन है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जब मौर्य शासक के बारे में पढ़ रहे हैं तो मौर्य के बारे में जान लेते हैं। इसके शासक जो है दोस्तों वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, या हम कहें चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो मौर्य वंश के शासक हैं। ठीक, मौर्य वंश से पहले का वंश कौन सा था? इससे पहले वंश जो था, या कहें इससे पहले किसका शासक था? तो दोस्तों इससे पहले था नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? अंतिम जो शासक थे वो थे आपके घनानंद। ठीक, घनानंद। तो घनानंद को दोस्तों जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर उसको पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगर हम नंदवंश की हम बात करें तो नंदवंश के संस्थापक कौन है? नंदवंश के संस्थापक जो है दोस्तों महापद्म नंद। महापद्म नंद, ये भी लिंक करेंगे क्वेश्चन आपका। ठीक, मौर्य वंश के बाद का शासक कौन है? मौर्य वंश के बाद, ठीक, मौर्य वंश के बाद का कौन सा वंश है? तो दोस्तों जो है शुंग वंश। ठीक, मौर्य वंश के बाद का वंश जो है शुंग वंश। मौर्य वंश से पहले नंद वंश, फिर मौर्य वंश, और उसके पहले मौर्य वंश के बाद का जो है वो आपका शुंग वंश। अगर शुंग वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन है आपके? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक, ओके, ये यहाँ पर लिख लीजिए अंतिम शासक। अगर दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक को ही पराजित किया था या इसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की। क्लियर? ये तो पॉइंट रहे कुछ ये एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा
के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल द्वारा की गई। किसने की? धर्मपाल। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई? धर्मपाल द्वारा की गई। धर्मपाल कौन था? धर्मपाल जो है दोस्तों पाल वंश का शासक, ये पाल वंश का एक शासक था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। तो अगर हम पाल वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो आप क्या बताएंगे? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाल वंश के संस्थापक जो है दोस्तों वो गोपाल हैं। गोपाल किनके पिता हैं? इनके पिता हैं धर्मपाल के। ठीक, ये पाल वंश कहाँ का था, किस क्षेत्र का था? पाल वंश जो दोस्तों ये बंगाल के पाल वंश थे। ठीक है, ये कहाँ पर थे? बंगाल की। इसीलिए तो बिहार जो है बंगाल के किनारे, तो विक्रमशिला वहां पर स्थापित किया गया। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसको नष्ट किसने किया? नष्ट किसने किया? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और ये था कौन बख्तियार खिलजी? ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, ऐबक का सेनापति। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए तो वो वहां पर उनका स्थापना कराया विश्वविद्यालय की बौद्ध शिक्षा के लिए। तो क्लियर, धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं या स्थापना की। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 1946 में तेभागा आंदोलन जो है की घटना कहाँ हुई? तो तेभागा आंदोलन की घटना एक तो कहाँ हुई ये पूछा है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि तेभागा आंदोलन हुआ कब। ठीक, यहाँ तो ईयर दे दिया, डायरेक्ट ईयर भी पूछा जा सकता है। तो तेभागा आंदोलन दोस्तों जो है 1946 को हुआ। कब हुआ? 1946 को तेभागा आंदोलन हुआ। ये हुआ कहाँ? ये दोस्तों जो है बंगाल में ये आंदोलन हुआ। तो ये आंदोलन कहाँ का? बंगाल का। ये किस प्रकार का आंदोलन है? या ये जनजातीय विद्रोह है या कोई किसान विद्रोह है? तो दोस्तों तेभागा आंदोलन जो है एक किसान विद्रोह है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसान विद्रोह। और ये किससे संबंधित था? ये लगान से संबंधित था। ठीक, इसके अगर नेता की अगर हम बात करें तो तेभागा आंदोलन के मुख्य नेता कौन है? तो दो मुख्य नेता हैं, एक आपके कंपाराम सिंह एंड भवन सिंह चड्ढा। कौन कौन है? कंपाराम सिंह और दूसरे हैं आपके भवन सिंह चड्ढा। भवन सिंह चड्ढा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बंगाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया? ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ा क्यों। एक्चुअली दोस्तों रीजन क्या था कि कांग्रेस का एक अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है 1939 का जो अधिवेशन था, ठीक अधिवेशन, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था दोस्तों त्रिपुरा। तो एक तो प्रश्न ये पता होना चाहिए कि त्रिपुरा सेशन जो है कब हुआ? 1939 में। तो इसको दोस्तों जो है इस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अधिवेशन में एक्चुअली क्या था कि गांधी जी क्या चाहते थे कि 1939 का जो अधिवेशन त्रिपुरा का है उसकी अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया करें। क्लियर, ढंग से सुनना। लेकिन और जो लोग थे वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने। तो इसके लिए क्या हुआ? वोटिंग हुई। वोटिंग पर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीत गए। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए और अध्यक्ष बने इसके कौन? इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बने। लेकिन अध्यक्ष तो ये बन गए, लेकिन गांधी जी तो नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने। तो क्या हुआ? इन्होंने जो है अध्यक्ष पद पर से त्याग दे दिया। फिर इन्होंने क्या किया? अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। ठीक, अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। देन अध्यक्ष कौन बने? तब देन
तब अध्यक्ष बने जो है, ये जब चले गए तो इसकी जगह दूसरा अध्यक्ष तो कोई बनेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, ना कि पट्टाभी सीतारामन है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1939 में जो त्रिपुरा सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन, जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दी तो कौन अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष बने थे। ये बात याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो फिर जो है इन्होंने जो है आफ्टर इन्होंने क्या किया, जब यहाँ से इन्होंने त्याग दे दिया तो इन्होंने जो है दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन किया। किसका किया? फॉरवर्ड ब्लॉक दल का जो है इन्होंने गठन किया। तो फिर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष पद की कांग्रेस छोड़ने के बाद जो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। ये बात समझ में आई। अब थोड़ा और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर और आया, फिर इसको जो है कब इसको अवैध घोषित कर दिया गया? इस गठन को दोस्तों अवैध भी कर दिया था। कब? 1942 में जो है इस दल को अवैध घोषित। तो अब हम लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर हम सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो पहले तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ ये पता होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है दोस्तों 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। और कहाँ पर हुआ? कटक उड़ीसा में इनका जो जन्म हुआ। कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ। इसीलिए जो दोस्तों 23 जनवरी को हम लोग दिवस मनाते हैं का पराक्रम दिवस जो है हम लोग 23 जनवरी को मनाते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अब आपसे ये हम पूछ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों उन्होंने जो है 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की। 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो कौन कौन से अधिवेशन है? एक दोस्तों 1938 का हरिपुरा सेशन। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और दूसरा जो अभी अभी डिस्कस किया 1939 को त्रिपुरा अधिवेशन, इन दोनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की। हालांकि त्रिपुरा वाला बाद में इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, लेकिन काउंट तो होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको जो है नेताजी किसने कहा? नेताजी की उपाधि जो है किसने दी? नेताजी की उपाधि जो है इनको किसने दी? तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एडोल्फ हिटलर द्वारा जो है इनको नेताजी की उपाधि दी गई। इसके अलावा जिसको इनको जो है देश नायक भी कहा जाता है। इनको कहा गया जाता है देश नायक। और देश नायक की उपाधि जो है इनको किसने दी? ये भी याद रखेंगे। तो देश नायक की उपाधि जो है इनको दी गई रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इनको देश नायक की उपाधि दी गई। इसके अलावा दोस्तों जो है इनको देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, इनको जो है दोस्तों देशभक्तों का देशभक्त कहा। देशभक्तों का देशभक्त कहा गया। और ये किसने कहा? ये दोस्तों गांधी जी द्वारा क्या कहा गया। ठीक, गांधी जी द्वारा। ये इनके टाइटल है, तीनों इनके टाइटल हैं। ठीक है, नेताजी का एडोल्फ हिटलर ने, देश नायक का रविंद्रनाथ टैगोर ने, देशभक्तों का देशभक्त कहा गांधी जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया? ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है किसने कहा? ये भी दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु कौन है? ठीक, इनके राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें, ये तो प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों चित्तरंजन दास जो है इनके राजनीतिक गुरु हैं। कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक, चित्तरंजन दास जो है इनके राजनीतिक गुरु हैं। इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल। ठीक, इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार का भी गठन किया। ठीक, इन्होंने जो है दोस्तों आजाद हिंद सरकार, ठीक, आजाद हिंद सरकार का भी इन्होंने गठन किया। ठीक है,
तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया कब इन्होंने? तो ये दोस्तों जो है इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आपने सुना होगा कि आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं की, लेकिन इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो दोस्तों 4 जुलाई 1943 को जो है इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। क्या किया इन्होंने? कमान संभाली। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इनकी एक महिला रेजिमेंट थी, ठीक है? उस महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो दोस्तों झांसी की रानी रेजिमेंट इनकी महिला रेजिमेंट का नाम था, ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक? इनके 2 नारे, दिल्ली चलो इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस के 2 नारे हो गए, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए होंगे और आप इनको रिवीजन करें, नोट्स बनाएँ, कुछ भी करें, याद करें, और उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में अगर पेपर आएगा ना तो इन्हीं इससे इर्द-गिर्द आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन-सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ठीक, तो ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण जो है दोस्तों, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। ठीक, कौन है? सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत जो है इसका अगर हम विस्तार देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक है? एक तो दोस्तों ये मध्य भारत में है, ठीक है? मध्य भारत में जो है इसका विस्तार है, ठीक है? और ये कहाँ तक है? ये आपका गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छोटा नागपुर का पठार तक ये फैला हुआ है। ठीक, ये 2 नदियों के बीच में है। ये किन 2 नदियों के बीच में है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में है, ठीक, के बीच में है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी सर्वोच्च चोटी का, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का भी नाम पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी का नाम दोस्तों है आपका धूपगढ़। कौन-सा गढ़ है? धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है। अगर लंबाई की, अगर ऊँचाई की हम बात करें तो 1350 मीटर जो है इसकी ऊँचाई है। क्लियर हुआ? और ये किससे निर इसपे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? किन चट्टानों का से इनका निर्माण हुआ है? दोस्तों ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ग्रेनाइट ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट जो है चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? तो इम्पोर्टेंट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि चट्टान जिनकी संरचना में, ऐसी कौन-सी चट्टान है दोस्तों, कह रहा है कि जिसकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं, उन्हें कहा कहा जाता है। शैलभूत को अगर दोस्तों हिंदी में तो ये नहीं समझ में आएगा, इसको जो है दोस्तों कूलिंग मैग्मा कहा जाता है, ठीक है? कूलिंग मैग्मा कहा जाता है, ठीक? कूलिंग मैग्मा, ठीक? तो कहने का मतलब है ऐसी कौन-सी चट्टान है जिनका निर्माण जो है मैग्मा या लावा से होता है, ठीक? तो दोस्तों मैग्मा या लावा से निर्माण जो है वो इग्नियस रॉक का होता है। इग्नियस रॉक को दोस्तों हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक? आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान वो होती हैं जिनका निर्माण जो है लावा या मैग्मा से होता है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इग्नियस रॉक को या आग्नेय रॉक को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान, ठीक? ये क्या कहलाती हैं? इनको कहा जाता है प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान क्यों? क्योंकि इनका ही निर्माण सबसे पहले, इनका निर्माण हुआ है, सबसे पहले निर्माण, ठीक? आग्नेय चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है, इसलिए जो है इनमें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है? इनमें जो है दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म होते नहीं हैं। जब इसमें जीवाश्म नहीं होंगे तो इसमें जो है ये उपजाऊ भूमि नहीं है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम दोस्तों ये तो रहा इग्नियस के। अगर हम दोस्तों चट्टान के बारे में बात करें, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं ये भी प्रश्न पता होना चाहिए। तो चट्टान के प्रकार अगर हम देखें तो दोस्तों चट्टान जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? ये जान लेते हैं, क्लियर? देखो
कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर करेंगे। चट्टान होते हैं 3 प्रकार की। एक होता है दोस्तों आपका आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक, जिसे हम दोस्तों कहते हैं इग्नियस रॉक। दूसरा दोस्तों होता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा दोस्तों चट्टान होती है जिसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, यही तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं इग्नियस, अवसादी चट्टान को कहते हैं सेडिमेंट्री और रूपांतरण को कहते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, इनको कहा जाता है इग्नियस, इग्नियस रॉक, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी में नाम देकर इंग्लिश में नाम देते जैसे कि ऊपर दिया है ना। और इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और इनको कहते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, ये बात क्लियर हुई। हम ये जान चुके हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दोस्तों अवसादी चट्टानों को क्या और कहा जाता है? इनको दोस्तों जो है परतदार चट्टान भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज परतदार चट्टान, क्योंकि ये जो है ना अवसाद के द्वारा बनती है, इनमें लेयर बाय लेयर जुड़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका आगरा का रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ठीक, आगरा का लाल किला जो है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का लाल किला है दोस्तों, वो भी जो है अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक, तो ये भी प्रश्न याद होना चाहिए कि लाल किला जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टानों से। रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों? जो है रूपांतरित चट्टानें जो है आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में जो रूपांतरण होता है, उनके रूपांतरण से जो है दोस्तों रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। क्लियर? इनके रूपांतरण से जो है रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित है? ठीक, बलुआ पत्थर दोस्तों एक मौलिक पत्थर या मौलिक चट्टान है। तो कह रहा है कि जब बलुआ पत्थर का रूपांतरण होता है तो ये रूपांतरित चट्टानें बनेंगी। तो रूपांतरित चट्टानें किस प्रकार की बनेंगी, ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि अवसादी चट्टानें, ठीक, कुछ हम अवसादी चट्टानें लिख रहे हैं और उनका देखते हैं रूपांतरित चट्टानें कैसी बनती हैं। ठीक, यहाँ पर जो दोस्तों हम लिखेंगे वो लिखेंगे अवसादी चट्टानें। जैसे कि आपका दोस्तों बलुआ पत्थर, ठीक, बलुआ पत्थर देखेंगे कि किस प्रकार की रूपांतरित चट्टान बनती है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है चूना पत्थर। ठीक, ये सब क्या है? अपसादी चट्टानें। और इसके बाद आपके पूछा जाता है एक सैल। ये दोस्तों तीनों ही अपसादी चट्टानें, और इनको जो है रूपांतरित जो चट्टानें बनती हैं, इनका जब रूपांतरित होता है किस प्रकार की चट्टानें बनती है, ये यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब बलुआ पत्थर रूपांतरित होती है तो ये क्वार्टज बनता है। क्या बनता है? क्वार्टज। ठीक, और जब चूना पत्थर रूपांतरित होता है तो दोस्तों ये संगमरमर बनता है। क्या बनता है? ये संगमरमर। और जब सैल को रूपांतरित होता है तो दोस्तों ये बनता है स्लेट। ठीक, ये तीनों क्या है? ये आपके दोस्तों इस प्रकार की जो है ये रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक, ये है आपके रूपांतरित चट्टान। समझ में आया? ये आपकी अपसादी चट्टानें हैं। जब अपसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है तो वो रूपांतरित चट्टानें बनती है। इससे जस्ट अभी ऊपर हमने बताया। तो ये जो है बलुआ पत्थर जब रूपांतरित होता है तो उसको क्वार्टज कहा जाता है। चूना पत्थर जब रूपांतरित होकर पत्थर बनता है वो आपका संगमरमर कहलाता है। सैल जब रूपांतरित होता है उसको स्लेट कहा जाता है। और ये तीनों आपके रूपांतरित चट्टानें। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? तो क्वार्टज क्या है? रूपांतरित चट्टानें। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। ये बात समझ में आए। इसके अलावा दोस्तों अगर आग्नेय चट्टान हो तो उसका रूपांतरित रूप क्या होता है, ये भी देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि आग्नेय चट्टान, ठीक, आग्नेय चट्टान का अगर हम देखें तो आग्नेय चट्टान में क्या है कि आपका ग्रेनाइट जो है दोस्तों क्या है? आपकी आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आपकी क्या है? आग्नेय चट्टान है। इसके बाद आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है आपकी किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ये रूपांतरित होकर क्या होता है दोस्तों? जब ग्रेनाइट रूपांतरित होती है तो ये बनती है नीस। और जब आपका बेसाल्ट रूपांतरित होता है दोस्तों ये बनता है सिस्ट। तो नीस और सिस्ट ये किस प्रकार की चट्टान है? ये आपके दोस्तों रूपांतरित चट्टान है।
बात समझ में आई होगी। ठीक। एक और चट्टान है जो कि रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान जब रूपांतरित होती है तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? दोस्तों ग्रेबो। ग्रेबो एक रूपांतरित चट्टान है। जब इसका पुनः रूपांतरण होता है तो दोस्तों ये सर्पेंटाइन बनाता है। क्या बनाता है? सर्पेंटाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार में रूपांतरित होता है? तो ये किस में होता है? क्वार्टज में होता है। ये अब आपको समझ में आया होगा। क्वार्टज को दोस्तों जो स्फटिक भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन में स्फटिक भी हो सकता है। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो भारत का वन्यजीव अवस्थान जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो वन्यजीव संस्थान की स्थापना जो है दोस्तों 1982 ईस्वी में हुई। क्लियर, ये रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? ये भी पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो दोस्तों 9 सितंबर 1972 को जो है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके बाद आप वन्यजीव, हम लोग विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाते हैं। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? अगर इसके दिवस की अगर हम बात करें तो दोस्तों 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ये तो बात रही वन्यजीव के बारे में। इसके अलावा हमें और एक्स्ट्रा नॉलेज क्या यहाँ से पता होना चाहिए और क्या पूछा जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान। अगर हम दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी आपका देहरादून में है। और ये बना कब था? इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। इसके अलावा आपसे जो है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों जो है ये आपका 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित हुआ। ठीक, 27 दिसंबर 1980 को जो है ये अधिनियमित हुआ। ये याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों एक प्रोजेक्ट टाइगर की यार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, तो प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर आया? 1973 को जो है प्रोजेक्ट आया। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक, प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें तो 1992 जो है दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट है। क्लियर? और जगह है नहीं, पेज जोड़ना पड़ेगा। और क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है? इसके अलावा दोस्तों आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्योंकि प्रश्न ये जो है ना सीरीज में पूछ देते हैं। तो 1986 जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। एक और आप अधिनियम याद लिख लीजिए, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम या नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक और याद कर लीजिए जैव विविधता अधिनियम। तो ये किस वर्ष आया? 2002। ठीक है, ये इसलिए बता दिए ताकि इनके साथ में वो मैचिंग में ईयर पूछ दिया जाता है, कौन सा सही है या मिलान कीजिए, है ना? तो पता हो गया इसका आंसर क्या होगा? देहरादून इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि पर्यावरण परितंत्रीय के अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया? पर्यावरण परितंत्रीय अनुक्रमण, तो ये याद करने वाला है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। फ्रेडरिक क्लीमेंट जो है इन्होंने दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जाए यहाँ पर एजी ट्रांसले होगा तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट या परिकल्पना किसने दी? तो दोस्तों एजी ट्रांसले ने जो है इकोसिस्टम का परिकल्पना दी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पूछा है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका संबंध जो है पंचायती राज से है। तो 11वीं सूची का संबंध पंचायती राज से है। दोस्तों
संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो ये 11वीं सूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसको जोड़ी गई, ये भी यार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 12वीं कब जोड़ी गई? तो 12वीं दोस्तों जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये भी 1992 में हुआ, ये जुड़ी। और 12वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपकी नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से, ठीक, नगर पालिका। और इसमें टोटल कितने विषय रखे गए हैं? 18 विषय जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में जो है दोस्तों 29 विषय रखे गए हैं। ठीक, कितने विषय हैं ये भी पूछे जाते हैं, और 29 विषय जो है इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो गया। इसके बाद 8 थी, 4 जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? अगर हम 9th अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1952 में, उसके तहत जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें जो भूमि विवाद संबंधित जो है नियम है, अधिनियम है। इसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ये आपकी दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून। ठीक, और ये कब जोड़ी गई? इसको जो है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। ये जितनी भी जोड़ी है इंपॉर्टेंट है, इनका ये पूछा जाता है संशोधन, किस संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का गठन जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अगर हम दोस्तों लोकसभा के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के गठन की बात करता है। लोकसभा को दोस्तों हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इसे जो है दोस्तों निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन। ठीक है, इसके जो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं, और इनके मेंबर की उम्र जो है दोस्तों, लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से जोड़ा गया है? तो कह रहा है कि रूसी संविधान से कौन सा वाक्य जोड़ा गया है? तो दोस्तों न्याय जो है ना, वो प्रस्तावना में रूसी के संविधान से लिया गया, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा न्याय? एक आपका दोस्तों सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा दोस्तों आर्थिक न्याय। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और तीसरा जो है आपका राजनीतिक न्याय। ठीक, ये बात समझ में, और ये तीनों ही कहाँ से लिए गए? रूसी संविधान से लिए गए। ठीक, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ठीक दोस्तों, प्रस्तावना जो है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसको जो है दोस्तों 23 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया क्या हुआ ये? ठीक, ये बात समझ में आई। 3 शब्द और याद रखिए, जैसे कि ये इसके अलावा और पूछा जाता है, जिसकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक, संविधान में प्रस्तावना में ये 3 शब्द और हैं, स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व। ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों शब्द जो हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है? संविधान हम कह रहे हैं, सॉरी, प्रस्तावना जो है अमेरिका से ली गई। इसकी भाषा जो है संविधान प्रस्तावना में जो भाषा लिखी है ना, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर हुआ? और इसके अलावा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जिसका नाम है समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक, ये तीनों ही शब्द जो हैं मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इनको दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो है इसकी न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा अगर आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष,
ठीक, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष को दोस्तों इंग्लिश में अगर कहें तो मायोपिया कहा जाता है। ठीक, मायोपिया इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है, नाप तो निकट दृष्टि दोष है, बट इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखती। निकट का तो स्पष्ट दिखता है, निकट का तो स्पष्ट दिखता है, बट इसमें क्या होता है, दूर का नहीं दिखता। और इसमें किस प्रकार का लेंस यूज होता है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल, ठीक है, याद रख लेंगे ऐसे अनिल। आ माने अवतल, न से माने मतलब निकट दृष्टि दोष, एक कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों हम दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि हिंदी ना देकर वो डायरेक्ट इंग्लिश में देता है हाइपरमेट्रोपिया है क्या और इसमें किस लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में दोस्तों जो है आपका दूर का तो स्पष्ट दिखता है, बट नजदीक का नहीं दिखता। इसमें लेंस जो है दोस्तों उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है। तो दोस्तों ये करता है लेड। लेड को कहते हैं दोस्तों पीबी। इसे जो है दोस्तों लेड भी कहा जाता है। इसका जो अयस्क जो है, इसकी और जो है दोस्तों एक आपका गैलिना है, ये भी पूछा जाता है। गैलिना जो है दोस्तों इसकी एक और है। क्लियर हुआ। और ये जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो ताप एवं विद्युत की कुचालक है। वैसे तो धातु जो होती है ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन ये क्या है कि ताप एवं विद्युत की क्या है, कुचालक है। ठीक है, कुचालक, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि पादप के किस अंग में परागकण होते हैं। ठीक, पादप के किस अंग में दोस्तों, ये जो है परागकोश में होते हैं और ये जो है पुंकेसर में होते हैं। ठीक, परागकण, परागकोश किस में होता है, पुंकेसर में होता है। और पुंकेसर क्या है कि नर पुष्प का एक भाग है। ठीक, ये नर पुष्प का भाग है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा कि कृषि के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया जाता है। तो कृषि के लिए जो दोस्तों बैंक जो है वो दोस्तों नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, नाबार्ड। अगर आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, पहले अपने माइंड पे क्लिक कीजिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, इसको जो है नेशनल नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर फॉर लिखना भूल गए। एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड की अगर स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई, ये पूछी जाती है 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका मुंबई में है। ठीक है, ये किस समिति के तहत बनी, ये दोस्तों जो है शिवारमन कमेटी। ठीक है, शिवारमन समिति के तहत बनी, जिसे हम दोस्तों क्राफी कार्ड कमेटी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की अपना स्थापना की गई। और किस कमीशन के तहत, तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई। ठीक है, किसके तहत, हिल्टन यंग, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है। सिस्मोग्राफ जो है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है दोस्तों आपका एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, और सिस्मोग्राफ में हम क्या करते हैं, इसमें जो है मापन करते हैं किसका, मापन किया जाता है इसमें भूकंप का। सिस्मोग्राफ में जो है हम भूकंप का मापन करते हैं, भूकंप। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों इनका जो तीर्थ स्थल जो है कौशाम्बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि 11